नमस्कार दोस्तों। नेपाल में आज एक अप्रत्याशित घटना घटी है। सुबह प्रधानमंत्री ओली साहब ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में आधा घंटे में ही ये फैसला हो गया कि पार्लियामेंट को भंग किया जाना है। ये कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं था, ये एक बड़ा फैसला था और इसको ये भी कह रहे हैं जानकार कि नेपाल के संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि सरकार संसद को भंग करने की सिफारिश करे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। नेपाल हमारा पड़ोसी है और पड़ोस में कोई भी घटना घटती है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। मेरे साथ दो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व संपादक प्रमोद जोशी जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात राय जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है, जोशी जी और राय साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं जोशी जी आपसे ही करता हूं। नेपाल में जो ये अचानक घटनाक्रम हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इनमें जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता कमल दहल प्रचंड ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ये भी सूचना मिल रही है कि शायद ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तो आपका क्या मानना है? हाँ, पहला तो ये कि इसको चैलेंज किया ही जाएगा क्योंकि नेपाली संविधान के हिसाब से वहाँ पर संसद को भंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, सिवाय एक परिस्थिति के। वो परिस्थिति है यदि चुनाव के बाद वहाँ पर त्रिशंकु संसद बने तो उसको भंग किया जा सकता है। तो अब देखना ये होगा कि अदालत में जाने के बाद वहाँ का फैसला क्या होता है। राष्ट्रपति ने तो संसद भंग कर दी आज, और चूंकि राष्ट्रपति जो विद्या भंडारी हैं वो केपीएस ओली के ही ग्रुप से बिलोंग करती हैं, उन्हीं के साथ हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और हो गया। अब एक तो पृष्ठभूमि की जो बात आप कर रहे हैं, एक तो पहले ये देखना होगा कि ये क्या चीज आगे एक दो दिन में मोड़ लेती है, तो उससे चीजें स्पष्ट होंगी। पर जहां तक पृष्ठभूमि की बात है, ये स्पष्ट है कि जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसी के भीतर पिछले कम से कम 6-8 महीने से आप लगातार कोई ना कोई विवाद या झगड़े खड़े होते देख रहे थे। जो पुष्प दहल कमल और उनके जो सहयोगी हैं, बल्कि जो पुराने केपीएस शर्मा के ओली के साथ के जो पुराने सहयोगी थे, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि उनके विरोध में चले गए हैं काफी। और जो पार्टी की जो इनकी स्थायी समिति होती है, जिसे एक तरीके से एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, उसमें बहुमत अब इनके साथ नहीं है। संसद में कहना मुश्किल है कि साथ में है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो इनके विरोधी थे पिछले 1-1.5 हफ्ते से मांग कर रहे थे कि संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, और फिर इन्होंने एक अध्यादेश जारी कर दिया जो एक संवैधानिक परिषद होती है वहाँ की, उसको लेकर के उसको, तो उस अध्यादेश को वापस लेने की मांग होती रही। अंततः ये आज सुबह की जो बैठक थी कैबिनेट की, उससे लोगों को लग रहा था कि शायद वो अध्यादेश वापस लेंगे, लेकिन वापस लेने के बजाय संसद को भंग करने की उन्होंने घोषणा की। अब ये एक बड़ी घोषणा है। इसके आप जो अतीत में जाने की बात कहते हैं, हम पुरानी पृष्ठभूमि को देखें तो जो नेपाल में जब से राजा का शासन खत्म हुआ है, पिछले राजा की हत्या के बाद कुछ समय तक वहाँ पर ऐसी राजा का शासन रहा। फिर उसके बाद 2008 के बाद से चीजें बदलने लगी हैं, और 2008 के बाद ये देश रिपब्लिक के रूप में हो गया। 2015 एक संविधान बनाने की गतिविधि चली, जिसको लेकर के भी काफी विरोध हुआ, और उस संविधान को लेकर भारत सरकार की भी कुछ आपत्तियां थी, क्योंकि तराई का जो इलाका है नेपाल का, उधर भारत से जो बिहार से और भारत के जो उत्तर प्रदेश के
बहुत सारे जो जहाँ पर सीमाएं हैं, तो वो ऐसे भारतवंशी या कहिए हिंदी भाषी एक बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनको मधेशी कहते हैं। जी हाँ, तो जी हाँ। उनको कई प्रकार की आपत्तियां थी। तो अल्टीमेटली खैर वो हो गया और 2017 के नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ और उस चुनाव में एक बड़ी, ये दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी थी और उसके बाद एक बहुत 2/3 का करीब बहुमत प्राप्त करने के बाद 2018 में इन पार्टियों ने विलय भी कर लिया। ये दो पार्टियां अलग अलग थी पहले। एक थी जो एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, जो उनकी केपीएस शर्मा ओली की थी, और एक पार्टी इनकी पुष्पदहल कमल, जो उनकी माओवादी सेंटर था। अंततः मिल गया। वो माओवादी सेंटर ज्यादा चीन परस्त पार्टी थी, ये शर्मा ओली तो पहले भारत के करीब हुआ करते थे। अंततः उनमें दोनों में विलय हो गया, लेकिन विलय होने के बाद भी बहुत सारी चीजें लगता है कि आपस की इनकी तय नहीं हो पाई। तो वो जो नेतृत्व के झगड़े होते हैं, जो अक्सर भारत की पार्टियों में भी आपको देखने को मिलते हैं, वो हैं। और अ, उनकी आप पिछले कुछ समय से एक देख भी रहे हैं, घटनाक्रम लगातार चल रहा है और उस घटनाक्रम को देखते हुए नेपाल ने कई तरह की गतिविधियां और शुरू कर दी। भारत विरोधी एक समय पर एक आक्रामक रुख अख्तियार किया, शायद जनता का ध्यान हटाने के लिए। तो ये है, और ये अब आगे कहाँ तक जाएगा, ये कल परसों आप जब तक नेपाल में वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई करेगी तो ज्यादा स्पष्ट होगा। प्रभात जी, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभात जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा, ठीक है, आपका माइक खुल गया जी है। हाँ, जी हाँ, जी, मैं एकदम। मैं आपके पास हाँ, खोल दिया मैं मैंने। आपके पास आता हूँ। ये जो घटनाक्रम नेपाल में इस समय हुआ है, इसके पीछे आप जो चीन का दखल बढ़ा है नेपाल की राजनीति में भी, और दूसरे एंगल से भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे फैसले केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों किए हैं, जिनके बारे में ये माना जाता है कि शायद चीन के दबाव में आकर के उन्होंने वो फैसले लिए हैं। और उन फैसलों में कुछ ऐसे भी फैसले थे जो जिन्होंने भारत को भी परेशान किया। जिस तरीके से उन्होंने लिपुलेख से लेकर के और कई दूसरी जगहों पर दावा कर दिया, एक नक्शा पास कर दिया, विवादित नक्शा पास कर दिया, जिसकी वजह से नेपाल के और भारत के संबंध भी बड़े तनावपूर्ण हो गए। तो चीन का रोल कितना है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की, उसमें भी जो मतभेद सामने आए। आप जानते हैं कि चाहे माधव नेपाल हो, चाहे कमल दहल प्रचंड हो, उन्होंने केपी शर्मा ओली का जो एक्सट्रीम एक भारत विरोध था और कुछ बयान थे, उनको लेकर के गहरी नाराजगी जाहिर की थी। तो चीन का रोल आप जी इस जी। क्राइसिस में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली जो नेपाल का पूरा कम्युनिस्ट मूवमेंट है, वो बेसिकली दो धाराओं का आंदोलन है। एक तो मॉडरेट धारा है, जैसा कि अभी जोशी जी ने भी इंगित किया था। केपी शर्मा जो थे और माधव नेपाल भी, वो मॉडरेट जो धारा है, जो भारत के प्रति बहुत सहयोग की भावना रखती है, और सारी शिक्षा दीक्षा लोगों की सब बनारस में हुई है, और पूरा संस्कार, पूरी संस्कृति ये भारतीय है इनकी। लेकिन एक ग्रुप ऐसा रहा जो गुरिल्ला फाइट कर रहा था उस समय, जैसा जो प्रचंड का ग्रुप था, जिसको माओइस्ट कहते हैं। बाद में उसे सरेंडर किया उसके गुरिल्लों ने। लेकिन वो लोग बहुत कोशिश करते रहे कि उनके जो गुरिल्ला है वो मेन स्ट्रीम जो की वो है आर्मी है, उसके अंदर उनका पूरा का पूरा प्रत्यर्पण हो जाए, वो पूरी के पूरी तरह शामिल हो जाए। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इस तरह से अगर आप बहुत बेसिक स्टडी करें तो ये दो धाराओं का आंदोलन है, जो कि बाद में बहुत सारे लोग इधर गए, बहुत सारे लोग दूसरे उसमें चले गए, जैसे चलता ही है इनर जो पार्टी कंट्रडिक्शंस होते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ कि जो वहां का एम्बेसडर है चाइना का, वो बड़ा मुखर भी है और बड़ा डिप्लोमेटिक उन्होंने एम्बेसडर भेजा है। जो दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, हमारा तो दुर्भाग्य भारत का, कि वो बड़ा नजदीक केपी शर्मा ओली के, और वो इनका बड़ा प्रमुख सलाहकार बन बैठा। इसके कारण से वो सारी गड़बड़ियां शुरू हुई। उसके जानते हैं चीन का जो विस्तारवादी एक पूरा का पूरा एक जो है अंदाज है, वो नेपाल के साथ भी वैसा ही है जैसा हमारे साथ है।
बहुत सारे गांव, बहुत सारे इलाके नेपाल के चीन ने दबा रखे हैं और चीन जो है उन पर निर्माण कार्य भी कर रहा है। और एक रोड जो है काठमांडू टू पेकिंग बनाने का, उसका पूरा का सिलसिला है। तो बड़ी जटिल राजनीति है। सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी कि नेपाल का जो लोकतंत्र है वो बड़ा एकदम बचपन है उसका भी। अगर दुनिया के लोकतंत्र की दृष्टि देंगे तो हमारा भी बहुत बहुत वरिष्ठ लोकतंत्र नहीं है, 70 साल 72 साल पुराना लोकतंत्र है। लेकिन नेपाल का तो जैसा प्रमोद जोशी ने बताया कि बेसिकली वो तो बहुत ही नया लोकतंत्र है। अभी तक राजशाही रही वहां पर, और पहली बार जो है पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो राजनीति ने पलटा खाया, वो सारे की सारी घटनाक्रम सब जानते हैं, उसके विस्तार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह वहां का जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है और जो कांग्रेस का जो आंदोलन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल जो है उसका पूरा चरित्र जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया के इन्फ्लुएंस में क्रिएट हुआ, आपको मालूम है। ये दोनों की दोनों ही पार्टियां, नेपाल की पूरी राजनीति वामपंथी राजनीति है मूल तो देखा जाए तो। राजशाही दलों का बहुत ही कम प्रभुत्व रहा है वहां पर। बहुत ही थोड़ा मधेसी वगैरह लोगों ने जरूर प्रो इंडिया है वहां पर इंस्टेंस किया, उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। जो वातावरण वहां बना वो एंटी इंडियन इसलिए बना क्योंकि मधेसी आंदोलन में ऐसा मैसेज गया सबके सब लोगों को, जो बाकी लोग हैं, कि जैसे कि भारत उस आंदोलन को का अंध समर्थन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन जैसा कि होता है ना, इमेज इज लार्जर देन फैक्ट्स, इमेज ऐसी बनी और उसका लाभ जो है वहां के जो एंटी इंडियन जो पूरी साइकी थी लेफ्ट की भी, जो लेफ्ट के अंदर जो एंटी इंडियन लोग हैं, जो प्रो चाइनीज है, जिनकी बड़ी ताकत भी है, जैसा कि जोशी जी ने भी बताया था कि वो जो माओइस्ट लोग हैं, बेसिकली उनका जो पूरा नजरिया है वो शुरू से कहते हैं कि भारत उनका शोषण कर रहा है, भारत की जो संधियां हैं वो पूरी एकदम नेपाल विरोधी हैं, उन संधियों को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। अब केपी शर्मा ओली का बड़ा ड्विंडलिंग रोल था, उसी का उन्होंने खमियाजा भुगतना पड़ा। भारत का भी समर्थन नहीं मिला और चीन भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। चीन अगर उनके साथ खड़ा होता तो माओइस्ट लोगों ने जिस तरह का विरोध उनका जबरदस्त किया इन दिनों, और जिसकी वजह से उनको पार्लियामेंट भंग करने के लिए विद्या देवी भंडारी को रिकमेंड करना पड़ा। ये भी बहुत बड़े लीडर की पत्नी है, मोहन भंडारी नाम के एक बहुत बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के, उनकी पत्नी है वो। आजकल राष्ट्रपति, उनकी हत्या कर दी गई थी, कुछ लोग कहते हैं हत्या हुई, कुछ कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय है। तो इस समय जो स्थिति है, जो चाइना का रोल है ना, वो बड़ा ही आक्रामक रोल है। सारे के सारे जो उसके पड़ोसी देश है, 18 देशों के साथ उसका विवाद है, और वो विस्तारवादी उसका चरित्र है। और भारत के साथ जो स्ट्रिंग को पर्स की वो राजनीति खेल रहा है ना, कूटनीति, उसमें उसको नेपाल में कामयाबी मिली है, म्यांमार में भी मिल रही है, मालदीव में उसने मुंह की खाई है, लंका किसी हद तक वो घुसपैठ कर चुका है। तो ये कोई नेपाल के लिए नई बात नहीं है कि नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता, उसमें किसी हद तक उसको कामयाबी मिली। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्ट बताऊं उदार जी, भारत का जो चरित्र है वो बहुत ही गहरा लोकतांत्रिक चरित्र है, और नेपाल का जो चरित्र है वो एकदम भाई का चरित्र है भारत के। ये इन रिश्तों को चाहे जितना जोर लगा ले चीन, चाहे जितनी कूटनीति अपना ले, कितना पर्स ऑफ स्ट्रिंग कर ले, कितने भी प्रो कम्युनिस्ट लोग हों, वो भारत के साथ नेपाल के ताल्लुकात को कमजोर नहीं कर पाएगा। अभी 1 करोड़ करीब नेपाली हमारे यहाँ आप जानते हैं नौकरी करते हैं, हमारे भी 50-60 लाख भारतीय वहां पर हैं इस समय, जो अपना काम धंधा करते हैं। ये इतना गहरा संबंध है कि ये असल में एक आत्मा है, 2 देश जरूर हैं लेकिन रूह हमारी एक है। तो इसलिए अल्टीमेटली ये तो चलता रहेगा कि कभी केपी शर्मा ओली प्रो चाइनीज होंगे, कभी जो बाबूराम भट्टाराई प्रो इंडियन होंगे। वो बाबूराम भट्टाराई तो हमारे साथ विद्यार्थी थे जब जेएनयू में था, उनका पूरा चरित्र मैं जानता, हम लोग साथ ही थे जी। जोशी जी, ये ठीक है कि मई की कुछ घटनाओं के बाद नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि दिवाली के मौके पर केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, और जब वो फोन कर रहे थे तो उनके पीछे वो विवादित नक्शा नहीं लगा हुआ था, पुराना ही नक्शा लगा हुआ था। उसके बाद हमारे रॉ के चीफ ने नेपाल का दौरा किया, उसके बाद हमारे सेना प्रमुख गए, और अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री भी वहां होकर के आए हैं। तो ये माना जाता है कि जो चीजें पटरी से उतरने की आशंका पैदा हो गई थी मई के बाद,
उनको भारत ने संभाला है। जो स्थितियां परिस्थितियां इस समय नेपाल में उत्पन्न हो रही हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या व्यवस्था देता है, वहां पर ओली ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या कुछ रद्दोबदल होगा। पर नेपाल के साथ जिस तरह के हमारे सामाजिक, सामरिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, उनके दृष्टिगत नेपाल में कोई भी घटना हो, हमारे किसी भी पड़ोसी देश में कोई भी घटना हो, उसका कोई ना कोई असर भारत पर पड़ता ही है। जो मौजूदा स्थितियां परिस्थितियां हैं, इनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें भारत और नेपाल के बीच की? तो जैसा प्रभात जी ने इशारा किया है, हमें दो तरह से देखना चाहिए इसको। एक तो भारत नेपाल के बीच में चीन, और एक भारत नेपाल के सीधे रिश्ते। तो भारत नेपाल के जो सीधे रिश्ते हैं वो बस ऐसे हैं जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य के रिश्ते होते हैं, क्योंकि हमारे और उनके बीच में कोई वीजा और आने जाने के पारगमन की भी कोई बहुत वो नहीं है पाबंदी। जैसे जी एक जी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तकरीबन, भले दो देश हैं इसलिए बहुत सारी दिक्कतें तो राजनयिक होंगी, लेकिन आमतौर पर, और वहाँ के लोग यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा रिश्ता है जो आसानी से दुनिया में बहुत जगह देखने को आपको नहीं मिलेगा। दूसरे, सांस्कृतिक रूप से नेपाल और हमारे मंदिर वहाँ हैं, हम तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से लोग हमारे यहाँ आते हैं नौकरी के अलावा भी, पढ़ने के लिए या दूसरे और बहुत सारे काम के लिए। तो ये एक सांस्कृतिक रिश्ते जो हैं, ये तो दो भाइयों के रिश्ते हैं। नेपाल हमारा भाई है, और हमारा और एक समय तक की बात है, वरना तो पूरे भारत का एक सांस्कृतिक रूप से हिस्सा है। जहाँ तक चीन की बात है, एक लंबे अरसे तक चीन की भूमिका नेपाल में बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर है कि नेपाल के जो राजशाही के दौरान भी चीन के साथ रिश्ते रखने का प्रयास किया गया था। चीन की हमेशा ये कोशिश थी कि नेपाल को प्रभावित किया जाए, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो बात कह रहे हैं प्रभात जी, उसमें नेपाल भी एक बनता है। बल्कि चीन की ये इच्छा भी थी कि नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत का जो उसका एक पुराना सिल्क रोड का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत तक आना और वहां से समुद्र तक का रास्ता पाना, वो भी एक उसकी एक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा रहा है, वो जी दोस्ताना रहा हो या किसी और तरीके से रहा हो। लेकिन और पिछले 3-4 साल से, जब से ये खासतौर से 2018 के बाद से नई सरकार बनी है, चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा है। और जिस एम्बेसडर की बात कर रहे हैं प्रभात जी, वो काफी प्रयास कर रही है, मतलब महिला है वो, और उसके कारण भी उन्होंने काफी हस्तक्षेप किया है वहाँ की राजनीति में। अक्सर वो वहाँ के राजनीतिक जो उनके कार्यक्रम होते हैं, बैठकें होती हैं, उसमें भी वो शामिल होती है। लेकिन पिछले 2 महीने में भारत ने भी डिप्लोमेटिकली जो एफर्ट्स किए हैं, जैसे जो रॉ के चीफ गए, और रॉ के चीफ के बाद ये हमारे जो सेनाध्यक्ष गए, सेनाध्यक्ष के और हमारे जो विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को जाना था, तो उनके बीच में 4-5 दिन का अंतर था। तो उस दौरान अचानक एक दिन वहां पर चीन के वो आ गए, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री आ गए। जी जी वो एक ऐसा दौरा था जो अचानक हुआ। वो उनको पाकिस्तान जाना था, पाकिस्तान गए उसके बाद वो, और उस दिन उनका जो नेपाल में ना तो उस तरीके से स्वागत हुआ। नेपाल में इस समय कोई रक्षा मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री खुद रक्षा मंत्री का काम देखते हैं। तो जो एक 1-on-1 रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है, वो नहीं हुई। वो उनको रक्षा से जुड़े मामलों के लिए सेनाध्यक्ष के साथ बात करनी पड़ी नेपाल के। तो एक जी प्रकार जी का एक बड़ा अपमानित सा उनके साथ, अपमान ना कहें लेकिन इसको कहें कि जो एक डिप्लोमेटिकली जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उस तरीके का स्वागत वहां नहीं हो पाया। तो नेपाल के उसमें प्रधानमंत्री ने एक्चुअल में उनको ओवरलुक करने की कोशिश की, क्योंकि हाँ, शायद ये भी भारत, हाँ, भारत के साथ चूंकि उनके
उस समय टॉक्स चल रहे थे, कई लेवल के टॉक्स चल रहे थे। हाँ, तो ये जो एक मौका था जिस मौके पर ऐसा हुआ, ये अभी मतलब 1 महीना पूरा नहीं हुआ है इस चीज को। तो आप ये देखिए कि चीजें अगर किसी न किसी रूप से अगर चीन से जुड़ी हुई हैं, तो चीन का प्रभाव वहाँ के राजनीतिक दलों पर भी है और हर दल पर है। मतलब चीन ने पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ के पत्रकारों को, वहाँ के लेखकों को, वहाँ के राजनेताओं को अपने यहाँ चीन घुमाने, दौरे कराने, उनको सुविधाएं पहुंचाने और संभव है कि पैसा वैसा देने में भी काम किया होगा। और चीन के पास इस समय थोड़ा सरप्लस पैसा है भी, तो वो लगा भी रहे हैं। तो ये जरूर है, लेकिन ये भी है कि पिछले 1-2 महीने से चीजों में बदलाव आया है और ऐसा लगता था कि ये सरकार भारत के साथ जो बहुत बिगड़ गए रिश्ते थे उनको सुधारने की कोशिश कर रही है, बातचीत भी चल रही है। तो इस दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं कि संभव है कि कहीं ये सब चीजें हों। बाकी अभी हमारे पास जो भी बातें, जानकारियां हैं, हम जो मीडिया से जो प्राप्त होती हैं उसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं। चीजें अभी खुल करके भी सामने आएंगी, क्योंकि अभी बयानबाजी और कुछ चीजें हमको देखना होगा कि आज क्या है, किस प्रकार का है। लेकिन सरकार का अस्थिर होना, चाहे वो नेपाल की हो या कहीं की, वो एक अच्छे संकेत नहीं होते हैं। जो भी होगा, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि स्थिरता कायम हो, वहाँ की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। अन्यथा जो ऐसे तत्व होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फिर हावी होने लग जाते हैं। प्रभात जी, हालांकि भारत हो या कोई भी देश हो, उसका किसी अंदरूनी देश के चुनाव से क्या मतलब हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे अलग तरह के रिश्ते हैं नेपाल से और सीमाएं भी सब खुली हुई हैं एक दूसरे के लिए, भारत पर नेपाल की निर्भरता भी 70% तक है, 70 या 73% तक है आयात के मामले में। वो ज्यादातर सामान यहीं से मंगाता है, चीन या किसी दूसरे देश से प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि नेपाल से जो समुद्री सीमाएं हैं वो भी 2000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के पड़ती हैं। तो भारत के साथ नेपाल के बहुत अलग तरह के रिश्ते हैं। तो इसलिए हमारी दिलचस्पी भी रहती है कि वहाँ सरकार किसकी बने और वहाँ का नेतृत्व किसके हाथों में है हो। जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, तब से हिचकोले ही खा रही है, लड़ाइयाँ ही हम देख रहे हैं, मतभेद देख रहे हैं, तरह तरह की बातें आती रहती है। जैसा जिक्र किया अभी प्रमोद जोशी जी ने कि वहाँ जो इस समय चीन की राजदूत है, उनका दखल बेइंतहा है। चर्चाएं तो यहाँ तक आती हैं कि साहब स्विट्जरलैंड में जो है केपी शर्मा ओली का कोई अकाउंट खुल गया है और उसमें चीन ने जो है कोई बड़ी रकम अदा की है, जमा की है इनके नाम से, इसलिए ये दंडवत रहते हैं चीन के सामने। ये अफवाहें भी हो सकती हैं, सच्चाई भी हो सकती है, कौन जाने। लेकिन क्या जो चुनाव होने जा रहे हैं, अगर हम ये मान करके चलें कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा और जो तय एक तारीख है कि 10 अप्रैल से मई मिड तक वहां चुनाव होंगे, ऐसी स्थिति में भारत के लिए मुफीद कौन होगा, कम्युनिस्ट ही या नेपाली कांग्रेस या कोई मिलीजुली सरकार? देखिए, जो स्थिति अंकार जी इस वक्त राजनीतिक वहां पर है नेपाल में, उसमें ये अभी बहुत कम उम्मीद है कि नेपाली कांग्रेस अपना वो पुराना जलवा जो कभी हुआ करता था उसको दोबारा प्राप्त कर पाएगी। अभी जो है डेमोक्रेसी का पूरा खेल विद इन द कम्युनिस्ट हो रहा है, क्योंकि कम्युनिस्टों के कई गुट हैं और कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो अलग अलग भी चुनाव लड़ सकती हैं विभाजित होकर, जैसे पहले भी लड़ती रही हैं। ऐसा नहीं है, पहले भी कम्युनिस्ट पार्टियों की कई गुट जो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो अभी जो मुझे ये लगता है कि नेपाली कांग्रेस को उस रूप में आने में, जिस रूप में वो थी कृष्ण प्रसाद भट्टाराई के वक्त में या जो कोइराला के वक्त की जो हम बात करते हैं, जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी के परम शिष्यों में रहे कोइराला, बीपी कोइराला परिवार, वो उस रूप में आने में मुझे लगता है कि बड़ा लंबा अभी उसको समय जाएगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा उनके प्रति जो है लोगों का रुझान नहीं है, क्योंकि हम नेपाल अक्सर जाते रहते हैं, नेपाल के सब इलाकों में घूमते भी हैं। तो अभी जो जहां तक मेरा अपना सोच है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो प्रो इंडियन जो अप्रोच के लोग हैं
भारत के लिए वही सबसे ज्यादा मुफीद होंगे। देखिए अभी आप ये प्रमोद जोशी ने बहुत बढ़िया बात कही, मतलब वो पॉइंट बहुत बढ़िया उठाया इन्होंने कि रक्षा मंत्री वहां का नहीं है, प्रधानमंत्री खुद रक्षा मंत्री, यही रक्षा मंत्री था जो कि हमारे जनरल को वहां पर नरवणे को विजिट करने से सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहा था। ऐसा नहीं कि केपी शर्मा ओली ये बात नहीं समझते कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है कि वो चीन के साथ मोहब्बत बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट सोच भी है उनकी, और इस समय भारत में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के अलाइड पावर में नहीं है, कांग्रेस भी पावर में नहीं है, एकदम एक ऐसा दल शक्ति में है जो कम्युनिस्टों की सोच के खिलाफ है। वो उसके प्रति विरोध भी है, मन में भी एक विरोध है, क्योंकि वो एक दक्षिणपंथी दल है उनकी सोच में। हालांकि वो दक्षिणपंथी है या नहीं है वो एक विवाद का विषय है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मोदी एक दक्षिणपंथी लीडर है और वो ट्रंप का बहुत दोस्त है। क्योंकि अमेरिका के प्रति एक गहरी नफरत नेपाल के अंदर मैंने देखी है, सदा देखी है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा मूड रहा है ऑनवर्ड 1950, और राजा जो था वो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन था एक दौर में। वहां की राजशाही जो थी और जो राणा परिवार था, इसलिए जब से आजादी का दौर हमारे यहाँ शुरू हुआ तो उस वक्त से ही समझिए कि बड़ा भारी विद्रोह किया नेपाली कांग्रेस के लोगों ने, सभी लोग जानते हैं। आर्म्स तक हमारे यहाँ हमने भेजे, जयप्रकाश नारायण ने पूरा एक हवाई जहाज भिजवाया था, हथियारबंद हवाई जहाज। तो लोकतंत्र की स्थापना उस समय नहीं हो सकी, लेकिन नेपाली कांग्रेस मेन स्ट्रीम पार्टी थी वहां की, मेन स्ट्रीम पार्टी। कम्युनिस्ट तो पैरी पैरी में थे, लेकिन शनै 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 जो भी हुआ वहां पर धीमे धीमे साम्यवादी शक्तिशाली होते गए और उनके विभिन्न गुट बन गए। जैसे मैंने कहा मॉडरेट्स हैं, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि एकदम आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते हैं। तो आर्म्ड स्ट्रगल उन्होंने 10 साल लड़ी भी, और उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए वहां पर। लेकिन अल्टीमेटली ये सौभाग्य हमारा भी और नेपाल का भी, ये हमारा इतना नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे नक्सलाइट जो है वो सरेंडर के मूड में नहीं है, लेकिन वहां के जो नक्सलाइट हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो माओविस्ट थे, वो पूरी तरह से हथियार डालकर मुख्य धारा में आए, और उसमें हमारे लोगों का बड़ा भारी रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों का रहने, यहाँ की सरकारों की भूमिका नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी बड़ी भारी भूमिका वहां के लोकतंत्र को बचाने में, वहां के लोकतांत्रिक शक्तियों को और अधिक शक्तिशाली बनाने में और चीन से उनका मोह भंग कराने में हो सकती है। लेकिन हमें वो लोग तलाशने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी बाबूराम भट्टाराई का नाम लिया। बाबू भट्टाराई ऐसी शख्सियत है जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, हालांकि बड़ा अस्थिर लोकतंत्र, 16 प्रधानमंत्री देख चुके हैं वो। थोड़े से वक्त के अंदर ही दुर्भाग्य से कोई ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसी शख्सियत नहीं उभर के आ रही जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय हो सके, जैसे कभी कोइराला थे, कृष्ण प्रसाद भट्टाराई थे, कांग्रेस के कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स रहे। अभी कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति वहां पर मतलब नेपाल है, सभी जानते हैं, वो पहले प्रधानमंत्री रहे और भारत के बहुत प्रो हैं वो केपी शर्मा ओली के आजकल बड़े खिलाफ हो गए। मुझे नहीं मालूम अंतर्द्वंद क्या है, मुझे ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन माधव नेपाल जैसे लोग, बाबूराम भट्टाराई जैसे लोगों को हमको थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए। और यहाँ के लोगों के बड़े गहरे उनसे ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो भारत के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। कांग्रेस तो उसके साथ है ही, भारत के साथ नेपाली कांग्रेस तो, लेकिन साम्यवादियों के अंदर भी जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स है, हमें उसके साथ बातचीत है, एक कूटनीतिक बातचीत हमें करनी चाहिए। जब मोदी जो है वो ट्रंप को जिताने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि असंभव सी बात थी, हम लोगों को बड़ा अजीब लगा था। लेकिन ये किया मोदी जाने क्या कर सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि मोदी जी को इस पर सोचना चाहिए कि भाई जो है जिस तरह से उन्होंने अमेरिकन राजनीति तक के अंदर इंटरफेरेंस किया, इनडायरेक्टली किया, मोहब्बत से किया, नमस्ते ट्रंप भी किया, हाउडी मोदी किया, थोड़ा बहुत इधर भी कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि अगली जो सरकार होगी, क्योंकि अब चुनाव तो मुझे निश्चित ही लगते हैं, अब लगता नहीं कि ज्यादा सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल करेगा। अब बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कह देगा इसको कि ये नहीं कर सकते, जैसा हमारे आदरणीय जोशी जी ने कहा भी, ये बात कही भी, ये बात हो सकती है। अभी संभावना है, अभी 3-4 दिन में पता लग जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर चुनाव जल्द होता है तो भारत को इसमें अपनी भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जब हम अमेरिकन चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं तो ये तो हमारा भाई है, सगा भाई है, मैं तो कहता हूँ सगा भाई है हमारा। जोशी जी, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे ही चाहूंगा, जिस तरफ प्रभात राय जी ने इशारा किया है, क्या भारत की कोई भूमिका हो सकती है नेपाल के चुनाव में, अगली सरकार में?
भारत ये तो हमेशा चाहेगा कि जितने हमारे पड़ोसी हैं वो वहाँ अस्थायित्व हो, स्थिरता हो, शांति हो, सभी देश जो हमारे पड़ोसी हैं वो विकास के पथ पर अग्रसर हों, डिस्टरबेंस ना हो, अस्थिरता ना हो। तो ऐसी स्थिति में ये लगे भी नहीं कि भारत किसी तरह का हस्तक्षेप कर रहा है या दखलंदाजी कर रहा है, तो क्या भारत की कोई इस तरह की भूमिका हो सकती है अपने पड़ोसी देशों के चुनाव में या सरकार बनने में? ये मुझे मतलब बात जम नहीं रही है कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में या सरकार कौन हो इस मामले में किसी भी तरह का दखल कर सकते हैं या करना चाहिए। नहीं नहीं, इसमें हमें कोई हैरत की बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि नेपाल के साथ हमारे अलग तरीके के रिश्ते हैं। और हस्तक्षेप का मतलब अगर आप नकारात्मक ना लें तो भारत की ही भूमिका है, चीन की कोई भूमिका नहीं बनती, भारत की भूमिका बनती है। साहब, भारत की सबसे बड़ी भूमिका वहाँ की जो सेना है नेपाल की, और जो भारतीय सेना में जो नेपाली सैनिक रहते हैं फिर वो रिटायर होकर के वापस चले जाते हैं। हमारा जो एम्बेसी है भारत की, वो एक बहुत बड़ा दफ्तर है, मैंने देखा है काठमांडू में। उसमें आधे से ज्यादा काम तो वहां पर वहां के जो नेपाली लोग रहते हैं उनकी पेंशन का होता है, उनको भारत सरकार से पैसा जाता है। और अभी जब ये अभी वैक्सीनेशन होने वाला है कोरोना वाला, तो आप देखिएगा सबसे पहली वैक्सीन भारत के अलावा नेपाल जाएगी, भारत के जी बाद जो जी। भारत में जो वैक्सीन। तो ये तो हमें मानकर चलना, हस्तक्षेप कहें या जो भी कहें, हमारी एक भूमिका है वहाँ स्थिरता बनाए रखने में। हमें चीन के प्रभाव को जितना उनके हित होते हैं उसमें हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन चीन के प्रभाव को कंटेन करने की या रोकने की हमारी भूमिका बनती है। दूसरे नेपाल के लिए ये संभव ही नहीं है, व्यावहारिक ही नहीं है। हालांकि उन्होंने एक रास्ता बनाने का प्रयास किया है कि लंबी सड़क के रास्ते से या कहीं रेलवे लाइनों से समुद्री जो बंदरगाहों का लाभ देने की जो चीनी योजना है उसका कोई अर्थ नहीं है। वो भारत के रास्ते से ही उनका विदेश व्यापार होगा। यूं भी भारतीय माल ही उनके, आप जहां जाएंगे नेपाल में तो देखिए कारें भारतीय हैं, आप दंत मंजन से लेकर के मसाले और कोई ऐसी चीज नहीं है, दवाएं, ये सब भारत की बनी होती है। आपको भारत और नेपाल का फर्क ही नहीं लगेगा वहां जाकर के। तो भूमिका हमारी है, हमें एक सावधानी के साथ उस भूमिका को निभाना चाहिए। और मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने से हम लोग ठीक रास्ते पर हैं और अंततः चीजें सुधरेंगी। और नेपाल के जो भी राजनीतिक दल हैं वो समझते हैं इस चीज को। जैसा कि प्रभात जी ने बताया है कि नेपाली कांग्रेस तो खैर वो भारतीय राजनीति से ही निकली हुई पार्टी है। इसके अलावा वहाँ एक दूसरी पार्टी और है जिसमें कई छोटी छोटी पार्टियां, उसको कहते हैं समाजवादी जनता पार्टी ऐसे करके एक बनी है, जिसमें मधेसी और कई और दूसरे छोटे छोटे दल मिल गए हैं। लेकिन अभी पिछले चुनाव के बाद चूंकि माहौल में एकदम से कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था, इसलिए वो भारी जीत दे गई। अब शायद हो सकता है अगले चुनाव में वो बात भी ना रहे। अंततः नेपाली कांग्रेस पार्टी ही वहां पर सबसे बड़ी पार्टी रही, उनका ही सबसे ज्यादा जो नेटवर्क है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो जिले हैं उनके पास ही है। मुझे लगता है कि चीजें सकारात्मक होंगी, पर इस वक्त जो राजनीतिक एक संकट पैदा हुआ है उसका समाधान किस रूप में होता है, और ये संभव है कि वहां का सुप्रीम कोर्ट भी रास्ते निकाले क्योंकि जो चीज संविधान में नहीं कही गई है उसके लिए भी अक्सर अदालतें फिर रास्ते बताती हैं कि ये रास्ता है, क्योंकि संविधान की भावना ऐसी है। तो देखिए क्या होता है। जोशी जी और प्रभात राय जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल में जो आज का घटनाक्रम रहा है उस पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।